हाउ एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कैपेसिटर इज़ ए डिवाइस विच यूज टू स्टोर द एनर्जी। अब हम ये देखना चाहते हैं कैपेसिटर कैन स्टोर एनर्जी। तो जो कैपेसिटर इसका जो मेन फंक्शन है वो चार्ज को स्टोर करना है, अलबत्ता इसमें एनर्जी भी स्टोर हो सकती है। वो एनर्जी स्टोर कैसे होती है और कितनी हो सकती है, ये हमने आज डिस्कस करेंगे। तो बेटा, जब किसी कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो सकता है तो इसका मतलब इसमें एनर्जी भी स्टोर हो सकती है। आप कैपेसिटर क्या है, दो मेटल प्लेट पे मुश्तमिल है, दो मोड। तो अब इन दो प्लेट्स के दरमियान एक स्मॉल डिस्टेंस रखते हैं जिसको डी का नाम दिया है। डिस्टेंस स्मॉल रखने की वजह ये है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स रिमेन्स यूनिफॉर्म। जब हमने इन कैपेसिटर को किसी प्लेट से कनेक्ट नहीं किया, ये सेपरेट हैं, तो ये दोनों प्लेट्स न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जब कैपेसिटर की प्लेट्स को किसी बैटरी के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दूसरी को नेगेटिव के साथ। अब क्योंकि हमने एक प्लेट को कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ, तो मेटल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है, वो जो पहली प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, उसमें से इलेक्ट्रॉन को करेगा अट्रैक्ट, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है। वहाँ से उसने किया एक रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वहाँ एक चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन बैटरी में से पास तो दूसरी प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट चार्ज अब हम रिमूव करेंगे पॉजिटिव प्लेट से, तो जब दूसरी प्लेट पे होगा, तो अब क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की जानब, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की सिमत में है। जब नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज आएगा तो अब नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगी, रिपल्शन, क्योंकि हम उस चार्ज को डिपॉजिट करा रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो वक्त के साथ साथ हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा है वर्क डन इन मूविंग द चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड एज पी। तो ये जो हम वर्क कर रहे हैं, यही वर्क स्टोर हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब जब हम कहते हैं किसी जगह पे चार्ज स्टोर हो रहा है, इसका मतलब उसमें एनर्जी भी स्टोर हो रही है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक स्प्रिंग है, किसी स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं, वी हैव टू वर्क द वर्क डन इन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग इज स्टोर्ड एज पी विच इज़ कॉल्ड इलास्टिक पी का नाम देते हैं। तो यहाँ जो हमने वर्क किया है वही वर्क इसमें ऐड हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। हम देखते हैं व्हेन वी चार्ज अ कैपेसिटर वर्क हैज़ टू बी डन। जब किसी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो इसका मतलब हम उस पर वर्क कर रहे हैं। दिस वर्क डन इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो हमने वर्क किया है ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा करेगा। इट इंक्रीजेज द पोटेंशियल डिफरेंस, और जब पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी इजाफा होगा। इट इंक्रीजेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड टू ब्रिंग अप नेक्स्ट इंक्रीमेंट मज़ीद इजाफा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा डिपॉजिट वाला जो हम किए जा रहे हैं, इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा हमें। इनिशियली व्हेन द कैपेसिटर इज अनचार्ज, सबसे पहले फॉर द चार्ज जब कैपेसिटर अनचार्ज था, इसका मतलब उसका ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस था। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो हमने पढ़ा था Q इजकल टू सी वी। जब Q को ज़ीरो पुट करते हैं तो हम लिखेंगे ज़ीरो इजकल टू सी वी। आप डिवाइड करते हैं C के ऊपर, ज़ीरो बाई सी इजकल टू वी, तो V इजकल टू ज़ीरो। जब चार्ज किसी कैपेसिटर के ऊपर नहीं है, यानी कि जब कैपेसिटर अनचार्ज है, तो वहाँ चार्ज Q भी ज़ीरो होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो होगा। Initially, when capacitor is uncharged, the potential difference between the plates is zero. Finally, when a charge Q is deposited on in each plate, जब हर प्लेट के ऊपर चार्ज Q होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाएगा उसके ऊपर V।
अब हम यहाँ निकालते हैं एवरेज पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो गया, लिहाजा जब कोई चीज़ चेंज तो वी टेक दी एवरेज। तो एवरेज पोटेंशियल को हम वी ए वी लिखते हैं, ये इक्वल टू डेल्टा वी इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू ओवर टू। इनिशियल वैल्यू 0 थी, फाइनल वैल्यू वी थी, इसको लिखना कैपिटल, तो ये आ गया 1/2 वी। तो हम पहले पढ़ चुके हैं एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि वो होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी को नाम दिए पीक और पी को हम कहते हैं डेल्टा यू। और ये पिछले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ये कहाँ पढ़ा था? जब हमने प्रूफ किया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा आर्टिकल। तो डेल्टा यू की वैल्यू होगी क्यू डेल्टा वी, क्यू वैसे के वैसा आएगा, और डेल्टा वी की वैल्यू हमने ऊपर निकाली 1/2 वी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद है 1/2 क्यू वी। कैपेसिटर के लिए हम पढ़ चुके हैं क्यू इक्वल टू सी वी। अब क्यू की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2 सी वी का स्केयर, हमारे पास आंसर आएगा। अब हम देखते हैं, ये तो हमने जो रिलेशन निकाला ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम निकालना चाहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन वी कंसीडर दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, अगर हम ये तस्वर कर लें भाई ये जो एनर्जी स्टोर होती है दो प्लेट्स के दरमियान, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, रादर दैन की बजाय दैन द पी ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट्स। हम ये करना चाहते हैं भी एनर्जी जो स्टोर पहले हमने देखा है वो हमने रिलेशन निकाला है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अब निकालना चाहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन द प्लेट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है। अब दो प्लेट्स के दरमियान क्योंकि आमतौर पे कोई इंसुलेटर रखते हैं, हमने लिखा है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो वैसे सी का हमने पीछे आंसर पढ़ा था, सी हमने आंसर पढ़ा था वो था सी =1/A/ε0/d। जब दो प्लेट्स के दरमियान कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसका नाम डाई इलेक्ट्रिक था, तो वहाँ पहले हमने सिंपल पढ़ा था सी मीडियम =A/ε0/ε/d। तो सी मीडियम को सिंपल नाम दिया सी का। तो ये सी की वैल्यू कब लेंगे? जब दो प्लेट्स के दरमियान को मीडियम है। और जो हमने लिखा है V=ED, तो हमने पहले पढ़ा था नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E का नाम पढ़ा था E=−ΔV और डेल्टा आर। तो मैग्नीट्यूड में माइनस को इग्नोर कर दिया, जहाँ डेल्टा V है वहाँ लिखा V और जहाँ डेल्टा है वहाँ लिखा D। तो E=V/D, तो D को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा V = ED। C और V की ये वैल्यू ऊपर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट कर दी, ED होल का स्क्वायर E का स्क्वायर D, बाकी जो है टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी। तो एनर्जी को दोबारा लिखा 1/2ε0/ε E का स्क्वायर इंटू AD। अब ए क्या है? एरिया ऑफ द ईच प्लेट, और D क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो A एरिया है, यूनिट मीटर का स्क्वायर आएगा, D दो प्लेट्स का दरमियानी डिस्टेंस मीटर, तो मीटर का स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। तो जब किसी चीज़ का यूनिट मीटर क्यूब वो क्या होता है? वॉल्यूम। तो AD क्या होगा? वॉल्यूम। इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये उसका निकालिए फार्मूला, और यहाँ जो AD है वो क्या हमारा होगा? वो वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी हम कहते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये बात हमने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन में। तो जो बर्नौलीज इक्वेशन में जो कांस्टेंट था, एक था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो थी AV = कांस्टेंट, वो जो कांस्टेंट था वो था रेट ऑफ फ्लो। एक बर्नौलीज इक्वेशन थी, उस बर्नौलीज इक्वेशन में जो कांस्टेंट था उसका नाम था एनर्जी डेंसिटी, वो था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। वॉल्यूम बिटवीन दी प्लेट्स =AD, हम बात कर चुके हैं। तो एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे और वॉल्यूम को लिखा AD, AD से AD कैंसिल, तो बाकी सिंपल हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का आंसर है 1/2ε0/ε E का स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज़ वैलिड, ये इक्वेशन वैलिड है, एप्लीकेबल है फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी वैल्यू। थैंक यू, हमारा मुकम्मल हुआ। अब इसके मतलब का हम कुछ MCQ देखते हैं। बेटा
प्रेशर हमने पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर के जो एसआई यूनिट वो होते हैं पास्कल, जिसको पीए लिखते हैं। फोर्स के एसआई यूनिट न्यूटन और एरिया के मीटर का स्क्वायर। अब पास्कल इसका यूनिट है प्रेशर का, पास्कल होगा न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर। ऊपर भी मल्टीप्लाई किया एम के साथ, नीचे भी एम से किया, नीचे एम का क्यूब आया। तो हमने वर्क का फार्मूला पढ़ा एफ डी। तो वर्क के यूनिट ऐसा ही जूल, फोर्स के न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के मीटर, तो न्यूटन मीटर को नाम दिया जूल का। तो इसका मतलब प्रेशर के ऐसा यूनिट क्या होते हैं पास्कल, और पास्कल इज इक्वल टू जूल ओवर मीटर का क्यूब। अब हम देखते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये बात पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में, इसका जो 8वां कार्बन क्वेश्चन था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी ई के साथ, ये एक रेशो थी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की। अब बेटा स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होते हैं, बेशक वो टेंसाइल स्ट्रेन हो या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो। तो स्ट्रेन एक रेशो का नाम था और स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं थे। अब स्ट्रेन अगर हमने बात की थी, एक हमारे पास कोई वायर है, कोई रॉड है, उसकी लेंथ एल है, उसको हीट करें, उसमें हीट करने से लेंथ में इजाफा होगा डेल्टा एल का। तो स्ट्रेन को नाम दिया था स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल। तो डेल्टा एल और आपस में कैंसिल हो गए थे, स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होंगे। स्ट्रेन की 3 किस्में, किसी के भी यूनिट नहीं होते। स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट्स बट स्ट्रेस हैज़ सेम यूनिट एज दैट प्रेशर। तो बेटा स्ट्रेन के यूनिट होते नहीं, स्ट्रेस के वही होते हैं जो प्रेशर के होते हैं। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को देखें, ऊपर था स्ट्रेस, नीचे था स्ट्रेन। स्ट्रेन के होते नहीं, स्ट्रेस के प्रेशर, और स्ट्रेस के यूनिट प्रेशर के ऊपर वो पास्कल थे, और पास्कल हमने प्रूफ किए जूल और मीटर क्यूब। तो अब तक ये बात देखिए, प्रेशर के यूनिट हो सकते हैं जूल ओवर मीटर का क्यूब, जबकि स्ट्रेस के भी हो सकते हैं जूल ओवर मीटर का क्यूब। अब इसका मतलब स्ट्रेस के यूनिट क्या हुए पास्कल, और पास्कल से जूल और मीटर का क्यूब। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी और वॉल्यूम, एनर्जी के यूनिट जूल, वॉल्यूम के मीटर का क्यूब। अब देखें प्रेशर के भी हमने आंसर क्या निकाला है जूल और मीटर का क्यूब, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जूल और मीटर क्यूब, स्ट्रेस का जूल। हम कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर, स्ट्रेस और उसके साथ साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन तमाम के यूनिट्स और डायमेंशन सेम होते हैं। ये था इसका मतलब।